गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अनअकैडमी स्टूडियो प्लेज। आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी के स्टूडियो प्लेज में, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप MPPSC और MP से जुड़े हुए एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं। पहली बात, थैंक यू सो मच गाइस। 2-3 दिन जब मैं लाइव नहीं रहा तो आपका पूरा सपोर्ट मिला एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस सपोर्ट। आपके जो कमेंट आते हैं वो बहुत मोटिवेट करते हैं। आई मीन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई शुड टेल यू कि आपने ऑफलाइन मुझे कमेंट किए, मैसेज करके कमेंट किए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप डीमोटिवेटेड हो जाते हो बहुत सारी चीज़ें देख करके। सो थैंक यू यार, आपके जितने भी कमेंट्स आए वो बहुत मोटिवेट करते हैं काम करने के लिए। स्टिल नॉट 100% वेल, बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि अपन साथ में काम कर सकें और आपके एग्ज़ाम की तैयारी बेहतर तरीके से हो सके। तो फिर से आपका स्वागत है अनअकैडमी स्टूडियो प्लेज में, जहां पर एक शानदार टीम आपकी तैयारी करवा रही है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के परीक्षा की। दोस्त, एक बात मैं इन्फॉर्म कर दूं कि अभी मेरे 3 लेक्चर आएंगे। करंट अफेयर्स का जो मेरा लेक्चर है उसको मैं कंपाइल करके डाल लूंगा, तो संडे टू संडे आपको करंट अफेयर्स के जो इंपॉर्टेंट 2-3 वीडियो बचे हुए हैं वो मैं कंपाइल करके डाल रहा हूं, तो संडे को आपको करंट अफेयर्स के वीडियो मिल जाया करेंगे। क्लियर? अभी 3 जो हमारे लेक्चर हैं वो कंटिन्यू चलेंगे, इसके बाद हमें कंप्यूटर भी स्टार्ट करना है। कौन कौन से लेक्चर चल रहे हैं? हमारा पॉलिटिकल लेक्चर सुबह 9 बजे, इसके बाद आपका अधिनियम वाला लेक्चर आएगा और फिर ज्योग्राफी वाला लेक्चर आएगा। मैं वो कंपाइल करके करंट अफेयर्स का डाल दूंगा, तो आखिरी में मुश्किल से उसका 2 घंटे 2.5 घंटे का वीडियो बचा हुआ है, तो वो हम कवर अप कर देंगे उस चीज में। ओके, चलो तो अब स्टार्ट करते हैं पॉलिटी पढ़ना। उससे पहले मैं आपको अनअकैडमी के लर्निंग ऐप के बारे में बता दूं। मैं आपको 2-3 दिन से लगातार कह रहा था दोस्त कि अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करें और MPPSC गोल सेलेक्ट करें। आप जानते हैं कि वहां पर हम टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं। जिसको नहीं पता वो जानता होगा कि शाम को 6 बजे हम जो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप है वहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं टेस्ट सीरीज के फॉर्म में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और याद रखना, ये सारे प्रश्न कहाँ से निकाले गए हैं? तो ये सारे प्रश्न निकाले गए हैं रोजगार निर्माण से। तो रोजगार निर्माण जो अखबार आता है वहाँ से मैंने कुछ प्रश्न निकाले हैं और हम सब मिलकर के शाम को 6 बजे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर दोस्त टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं। और ये क्या है? ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई भी कॉस्ट नहीं है, दैट इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको बस अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। वहां पर आपको मेरा नाम शुभम गुप्ता आप सर्च कीजिए, उसके बाद आप मुझे फॉलो कर लीजिए, तो वहां पर आपको मेरे स्पेशल क्लास का लिंक मिल जाएगा। स्पेशल क्लास वाले सेगमेंट पे जाना तो आपको वो क्लास शो होगी। और याद रखना, ये कब से कब तक होगा? तो 4 दिसंबर से 9 दिसंबर तक हम क्या कर रहे हैं? फ्री हम मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं 6 बजे शाम को अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। ये रोज हो रहा है, आज भी होगा, 9 तारीख तक लगातार है, 9 दिसंबर तक। उसके अलावा 10 दिसंबर से शाम को 7 बजे मेरा एक पेड कोर्स भी स्टार्ट हो रहा है प्लस पर, जिसमें हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, 20 दिन का कोर्स है, बहुत बड़ा कोर्स नहीं है, पर जो MPPSC के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक बार हमें उनका रिवीजन करना है। बहुत फास्ट रिवीजन है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, क्रूशियल टॉपिक हैं, वो सारा हम कवर करेंगे इन 20 क्लासेस में। इसके लिए आपने सब्सक्रिप्शन जो है, आप जानते हैं कि मंथली से लेकर के 1 साल तक का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। तो 7,000 रुपये का 1 साल का सब्सक्रिप्शन है, मतलब बहुत ही कम प्राइस में आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। और इस 1 साल में आप सब कुछ तैयार कर सकते हैं, प्रीलिम्स की तैयारी, मेंस की तैयारी, SI या फिर कोई दूसरा एग्जाम भी आता है, हर एग्जाम की आप तैयारी कर सकते हैं MP से रिलेटेड। क्लियर? दूसरा, लेकिन आप मेरा कोड SG Live, अगर आप मेरा कोड SG Live यूज करते हो दोस्त, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और यही चीज आपको 6300 में मिल जाएगी। देखो, मैं फिर से बता दूं कि प्रीलिम्स के लिए टाइम कम था, लेकिन जनवरी से जो हम मेंस का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं दैट विल बी वेरी मच बेनिफिशियल। बहुत अच्छा कोर्स होगा वो, और बहुत कम प्राइस में। सो यू कैन टेक द डेमो, पर शाम को 6 बजे जरूर आ जाओ। फ्री क्लास है, अच्छे क्वेश्चंस हैं, मिलकर के सॉल्व करेंगे और कुछ चीजें डिस्कस भी करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। उससे पहले जरा देख लो कि आप लोगों को कोई समस्या तो नहीं है। सारे लेक्चर, हाँ इससे पहले बता दूं कि लेक्चर हमारे कोई भी मिस नहीं हुए हैं। आपको जो पुराने लेक्चर हैं वो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो प्लेलिस्ट में चले जाइए सर।
ज्योग्राफी अंकुल जी 30 दिसंबर तक मैं मेक श्योर करूंगा कि कंप्लीट हो जाए। आज जैसे हमारा वो पार्ट खत्म हो जाएगा भौगोलिक विभाजन, कल हम उसके प्रश्न लगाएंगे, परसों से हम नदियां पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। एक हफ्ता नदियों में जाएगा और उसके बाद फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू ऑल। हाँ भैया, कुछ लोग तो आजकल ऐसे ही हो रहा है कि पता नहीं लेक्चर स्टार्ट होने के पहले डिसलाइक कर देते हैं। आप लाइक कर दिया करो, परेशान नहीं होता लेकिन मैं, ठीक है, लाइक्स आप लोग के ज़्यादा होते हैं डिसलाइक की वजह, तो चलता है। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए भैया, आज हमारा, अब मैं लाइव आ गया हूं तो आज ये जो हमारा आखिरी सेशन ऐसा होगा जिसमें हम एक्सप्लेनेशन की बातें करेंगे। अब जो समझाने वाले टॉपिक थे अभी प्रीलिम्स के लिए, अब पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें अपन कर लेते हैं। जो समझाने वाले टॉपिक आपको प्रीलिम्स के थे पॉलिटी के, वो मैंने सारे कवर कर दिए हैं। बस 2 टॉपिक बचे हैं। एक आपका बचा है महत्वपूर्ण अनुच्छेद और एक आपका टॉपिक बचा है समझाने वाला महत्वपूर्ण संशोधन। इसके बाद अब जो हमें पढ़ाई करनी है वो क्वेश्चन बेस्ड पढ़ाई करनी है। उसका रीजन यही है कि अगर हमने क्वेश्चन नहीं लगाए तो हमारा सिलेबस पूरा नहीं होगा और हमें एग्जाम क्रैक करना है। तो समझाने वाले जो टॉपिक थे वो मौलिक अधिकार तक थे और मौलिक अधिकार तक मैंने आपको पूरी कहानी समझा दी है। इसके बाद जो प्रश्न अब हम आगे पढ़ेंगे, कल से पढ़ाई करेंगे, वो क्वेश्चन बेस्ड पढ़ाई होगी। क्लियर? और परेशान नहीं होना कि सर अब समझ नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, सारी चीजें समझ आएंगी। आपको कोऑपरेट करना है। ट्रस्ट मी, ये डिसीजन आपके एग्जाम के लिए ले रहा हूं, आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है कि आप सीधा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगा करके जाओ। बीच में तबीयत खराब हो गई थी तो आई हैव टू चेंज द वे, पर अब कल से अपन उसी तरीके से पढ़ाई करेंगे, ओके, ताकि ज्यादा क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकें। हैप्पी मॉर्निंग। हाँ, मंथली भी मिल सकता है नेहा जी आपको, नेहा जी मंथली मिल सकता है, नो इशू। चलो यार, अब स्टार्ट करते हैं। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। दोस्त आपको पता होगा कि हम लोगों ने मौलिक अधिकारों की बात कर रहे थे और फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों में हमने कहाँ तक बात कर ली थी, तो हमने 12 से लेकर के कल चर्चा कर ली थी 28 तक। हमने क्या क्या देख लिया था, तो एक बार मेरे साथ आप क्विक रिवीजन करेंगे ताकि सारी चीजें हम यहीं पर रिवाइज कर सकें। पहली बात जो दोस्त हमने देखी थी, हमने देखा था कि अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी हुई है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट दिया हुआ है। अनुच्छेद 13 में हमने देखा था कि 2 चीजों की बात की गई है, एक तो न्यायिक पुनः अवलोकन की और दूसरी बात की गई है विधि की परिभाषा की, डेफिनेशन ऑफ लॉ की। उसके बाद अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक, 14 से लेकर 18 तक का जो सेगमेंट है उसमें समानता के अधिकार की बात की गई है, राइट टू इक्वालिटी की बात की गई है, ओके। उसके बाद फिर हमने पढ़ा था कि 19 से लेकर के 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार की बात की गई है, राइट टू फ्रीडम की बात की गई है। फिर हमने देखा था कि अनुच्छेद 23 और 24 में किसकी बात की गई है, तो 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात की गई है, राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन की बात की गई है। और फिर हमने अंत में देखा था कि अनुच्छेद 25 से लेकर के अनुच्छेद 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है, रिलीजियस फ्रीडम की बात की गई है। यहां पर मैं एक बार धार्मिक स्वतंत्रता रिपीट करना चाहूंगा बिकॉज अभी अयोध्या का जो इशू हुआ है तो हो सकता है वहां से कोई प्रश्न निकल करके आ जाए। तो देखो दोस्त, आर्टिकल 25 में हमने क्या पढ़ा था कि सभी व्यक्तियों को अपना धर्म और अंतःकरण की स्वतंत्रता है, धर्म के प्रचार करने की स्वतंत्रता है, प्रसार करने की स्वतंत्रता है, ये बात हमने पढ़ी थी। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आर्टिकल 27 है, 25 के बाद 27 बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 27 कहता है कि राज्य कभी भी धार्मिक कार्यों के लिए कर नहीं लगाएगा या फिर धार्मिक कार्यों के लिए कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, ओके। और फिर 28 में हमने पढ़ा था कि जो राज्य शासित स्कूल हैं वहां पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, निजी स्कूलों में अनुमति के साथ धार्मिक शिक्षा दी जाएगी, और जो दोस्त आपके अल्पसंख्यक है वहां पर आप धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले ये बताओ यहां तक कोई डाउट है क्या, क्योंकि आज हमें बहुत सारी चीजें पढ़ना है। अगर आपको कोई भी डाउट है क्या यहां तक तो प्लीज बताइए आप एक बार, फिर हम आगे चलते हैं और बहुत सारी बातें हमें करना है यार। थैंक यू रागनी जी। हाँ वो हम कराएंगे, आप पर रवि जी वो हम कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे, एम्पियर करंट, डोंट वरी।
देखिए पूनम जी, अच्छा प्रश्न है आपका। रिव्यू पिटीशन भी बता देता हूं मैं आपको। हटाया, देखिए 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के द्वारा हटाया गया था, ये आप याद रखिएगा। चलिए, कोई डाउट है क्या? पूरे वीडियो अपलोडेड हैं अशोक जी, आप प्लेलिस्ट में जाना तो मिल जाएगा आपको, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। चलिए बताइए, कोई डाउट है क्या दोस्त? जल्दी बताओ, फिर बहुत इंपॉर्टेंट बातें करना है हमें आज। थैंक यू, नो डाउट। ओके, आर्टिकल 21 को मैं जरा शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूं। आर्टिकल 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, लाइफ एंड लिबर्टी, लाइफ एंड लिबर्टी के राइट की बात की गई है आर्टिकल 21 में। और याद रखना यहां पर भैया, आप 2 मिनट ध्यान से सुन लो, अच्छा प्रश्न पूछा है इन्होंने। देखो, आर्टिकल 21 में कहा गया है, अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण से, किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण से सिर्फ और सिर्फ विधि द्वारा, बहुत ध्यान से समझना यहां पर, सिर्फ और सिर्फ विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से हटाया जा सकता है। अब कहता है कि अगर किसी व्यक्ति की आपको लाइफ लेना है तो उसकी लाइफ को छीनने का एक ही तरीका है, और वो है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। क्लियर? प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। अब यहां पर याद रखना, एक शब्द निकल के आ गया कि सर विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का अर्थ क्या है, सर प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ का मतलब क्या है। दोस्त, यहां से पहला प्रश्न आएगा कि आर्टिकल 21 में, आर्टिकल 21 में कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ये जो कंसेप्ट है, ये हमने कहां से लिया है सर? तो याद रखना, ये कंसेप्ट हमने जापान से लिया है। कहां से लिया है? जापान से लिया है। अब क्या कहता है? तो ये कंसेप्ट हमसे क्लियरली एक बात कहता है कि जो भी कानून विधायिका के द्वारा बनाया जाएगा, जो भी कानून आपके लेजिस्लेशन के द्वारा बनाया जाएगा, उस कानून को उसी तरह अप्लाई कर दिया जाएगा। अब समझना बात को, उस कानून को उसी तरह अप्लाई कर दिया जाएगा। इसका मतलब समझना, देखो, जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है, ये हमने जापान से लिया है और ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में वर्णित है। अब यहां पर इसका अर्थ ये होता है कि मान लीजिए विधायिका ने एक कानून बनाया, बिल्कुल ध्यान से देखना अभी, ठीक है। मान लो विधायिका ने एक कानून बनाया, एक लॉ बनाया, और उस लॉ को बिल्कुल एज इट इज उसको लागू कर दिया जाएगा। अब 2 मिनट के लिए अज्यूम करना कि मान लीजिए विधायिका ने एक कानून बनाया कि कल से भारत के लोग अगर मोबाइल पर 1 घंटे से ज्यादा बात करेंगे तो उन्हें 20,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। अज्यूम करना कि भारत में क्या किया, जो विधायिका है उसने एक कानून बनाया कि कल से अगर भारत के लोग 1 घंटे से ज्यादा मोबाइल पर बात करेंगे तो उन्हें 20,000 का जुर्माना लगेगा। अब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ कहता है कि इस कानून को एज इट इज लागू कर दिया जाएगा। जैसा कानून विधायिका के द्वारा बनाया गया है उसको उसी तरह लागू कर दिया जाएगा, बिना ये देखे, बिना इस चीज की जांच किए कि क्या वो कानून रेशनल है या नहीं है, क्या वो कानून तर्क संगत है या नहीं है। क्लियर? तो ये क्या होता है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया होता है। और दूसरा शब्द दोस्त होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ओके, इसमें क्या होता है? विधि की प्रक्रिया होती है, इसमें ये हमने लिया है अमेरिका से।
अमेरिका से। और इसमें यह होता है कि विधायिका जो कानून बनाती है, विधायिका या जो भी आपका लेजिस्लेशन है, जो भी कानून बनाती है, उसका परीक्षण किया जाता है, उसका टेस्ट किया जाता है। तो हमारे यहां पर ये जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का कंसेप्ट है वो आर्टिकल 13 से निकल करके आता है, क्योंकि विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों का परीक्षण भारत में किया जा सकता है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था मिश्रा जी का। तो उस क्वेश्चन से हमने यहां पर डिस्कस कर लिया कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ जो जापान से लिया गया है उसका अर्थ क्या है। ये बताओ, इसमें कोई डाउट है क्या? थोड़ा सा टिपिकल कंसेप्ट है, पर बताओ कोई डाउट है क्या? बताइए जल्दी से। करा देंगे, डोंट वरी गुंजन जी, मैं सारे कोर्स कंप्लीट करा दूंगा, डोंट वरी। हम दिसंबर में सारे कोर्स खत्म कर लेंगे, डोंट वरी। कोई बात नहीं राहुल जी, थैंक यू सो मच, ये बहुत इंटरेस्टिंग है यार। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मीनिंग मैं आपको एक बार हिंदी बता दूंगा, मुझे याद नहीं आ रहा इसलिए आई विल टेल यू। मैं इसका मतलब बता दूंगा आपको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का। नहीं, ऑल सब्जेक्ट तो नहीं, पॉलिटी और ज्योग्राफी करा दूंगा मैं आपको, नो डाउट। यस, केशवानंद भारती मामले में क्या हुआ था बताएं हम जरा। चलो तो अब आगे चलते हैं दोस्त, बहुत सारी बातें करनी है, ध्यान से पढ़ना अब यहां पर। अभी नहीं, इकोनॉमिक्स में आपको जरूर पढ़ाऊंगा, मुझे परमिशन मिल गया है, और इकोनॉमी हम पढ़ेंगे मेंस के लिए, क्योंकि अभी तो टाइम नहीं है, और हम बात कर लेंगे। हाँ, लेकिन पेड कोर्स में मैं आपको इकोनॉमी जरूर पढ़ा रहा हूँ, कुछ चीजें इकोनॉमी की पढ़ाऊंगा मैं आपको पेड वाले कोर्सेज में। यहां पर हम पढ़ेंगे जनवरी से, अभी यहां पर ध्यान देते हैं। चलो तो दोस्त, अब हमें बात करनी है हमारे 5वें फंडामेंटल राइट की, 5वें मौलिक अधिकार की। और हमारा 5वां मौलिक अधिकार है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। इसको कई बार कह दिया जाता है अल्पसंख्यकों के अधिकार। कई बार क्या कह दिया जाता है? अल्पसंख्यकों के अधिकार भी इसे कह दिया जाता है। अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में इसका वर्णन किया गया है। सबसे पहले आर्टिकल 29 कहता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। याद रखना, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, यह शब्द प्रयोग किया गया है। 30वां अनुच्छेद कहता है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। क्लियर? राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। इसकी बात किसमें कही गई है? आर्टिकल 30 में कही गई है, अनुच्छेद 30 में कही गई है। आसान आर्टिकल है, एक एक करके देखते हैं, खत्म करते हैं जल्दी से। सबसे पहले 29 क्या कहता है, ध्यान दे। जहां पर 29 का एक तो हेडिंग याद रख लो, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। हेडिंग क्या है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। किसमें कहा गया है? आर्टिकल 29 में। अगला, भारत के राज्य क्षेत्र में या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा। एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, एनी पार्ट हैविंग डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर ऑफ इट्स ऑन शैल हैव द राइट टू कंजर्व द सेम। देखो भैया, बड़ी सिंपल बात कह रहा है दोस्त, आर्टिकल 29(1) आपसे कह रहा है। देखो यहां पे एक शब्द पकड़ना सीखे करें, जब भी संविधान पढ़े शब्दों का बहुत बड़ा रोल है। पहली बात उसने कह दिया नागरिक, क्या कह दिया? नागरिक। क्या कह दिया? सिटीजन। आपको याद होगा हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि फंडामेंटल राइट्स दो प्रकार के होते हैं, एक वो जो नागरिकों को मिलते हैं और एक वो जो व्यक्तियों को मिलते हैं, एक वो जो सिटीजन्स को मिलते हैं, एक वो जो पर्सन को मिलते हैं। सिटीजन को कौन कौन से राइट मिलते हैं, जल्दी से रिवाइज करना मेरे साथ दोस्त। आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 बाकी सभी के लिए अवेलेबल है।
बाकी सभी के लिए अवेलेबल हैं। तो यहाँ से प्रश्न भी आ जाते हैं कि कौन से मौलिक अधिकार हैं जो सभी व्यक्तियों के लिए अवेलेबल हैं। तो याद रखना, कौन से मौलिक अधिकार हैं जो भारतीय नागरिकों को अवेलेबल हैं। तो 15, 16, 19, 29, 30। अब आर्टिकल 29A सिंपल सी बात कहता है कि जो कोई व्यक्ति भारत में ऐसा है, भारत का नागरिक होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो भारत का कोई भी नागरिक जिसकी अपनी एक भाषा है, अपनी एक लिपि है, अपनी एक संस्कृति है, वह उसको बनाए रखने का अधिकार है, उसे कंजर्व करने का अधिकार है। और इसी 29 नंबर के आर्टिकल के कारण भारत में बहुत सारे जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं या फिर बहुत सारे जो अलग अलग जातियां जनजातियां हैं, उनको अपने अधिकार बनाए रखने का, अपनी प्रथाओं को मानने का सारे अधिकार मिलते हैं आर्टिकल 29 से। उसके अलावा राज्य द्वारा पोषित, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर राज्य के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाया गया है, गवर्नमेंट के द्वारा कोई शैक्षणिक संस्थान बनाया गया है, तो उसमें सभी व्यक्तियों को प्रवेश दिया जाएगा, किसी भी व्यक्ति को वहां प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। क्लियर? एक बार मेरे साथ रिवाइज करना तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। दोस्त, हम पढ़ रहे हैं अनुच्छेद 29 और 30, जहां पर अल्पसंख्यक वर्ग या संस्कृति और शिक्षा का अधिकार दिया हुआ है। इसमें सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं अनुच्छेद 29, और अनुच्छेद 29 में हमने देखा कि भारत के नागरिकों को अपनी भाषा, अपनी लिपि और अपनी संस्कृति के संरक्षण का अधिकार है। आर्टिकल 29 में हमने देखा कि जो सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, उन्हें अपनी स्क्रिप्ट, अपने रिलीजन और अपने कल्चर को कंजर्व करने का अधिकार है। साथ ही साथ हमने इस आर्टिकल में जो दूसरी बात देखी वो ये देखी कि अगर राज्य सरकार के द्वारा किसी शिक्षा संस्थान को बनाया गया है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को बनाया गया है, राज्य का अर्थ 12वां वाला, ठीक है, बनाया गया है, तो वहां पर आपको एक छोटी सी बात याद रखना है कि राज्य के द्वारा किसी संस्थान को अगर बनाया गया है तो वहां पर सभी व्यक्तियों को प्रवेश दिया जाएगा, उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब तीसरा आर्टिकल देखते हैं। शिक्षा संस्थानों की स्थापना आ चुका है, इसको याद रखना, और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। बहुत आसान है, इसको ज्यादा पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है कि जो अल्पसंख्यक होते हैं, अल्पसंख्यक समुदाय, देखो याद है आपको प्रश्न लगाया था हम लोगों ने अभी अल्पसंख्यक वाला, शाम को 6 बजे वाली जो हमारी क्लास है, ठीक है। तो अल्पसंख्यक जितने भी लोग होते हैं, अल्पसंख्यक लोगों को, अल्पसंख्यक वर्गों को अपने शिक्षा संस्थान स्थापित करने का अधिकार है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश करने का राइट है, और ये राइट मिलता है आर्टिकल 30 से। बस इतनी बातें याद रखना। तो 29 में हमने क्या क्या देख लिया सर? 29 में 2 बातें देख ली कि जो भारत के नागरिक हैं उनको अपना धर्म, लिपि आदि को प्रोटेक्ट करने का अधिकार है। और दूसरी बात, अगर सरकारी कोई स्कूल है, राज्य का कोई स्कूल है, कोई भी शिक्षा संस्थान है, स्कूल नहीं शिक्षा संस्थान है, कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, तो वहां पर क्या नहीं किया जाएगा दोस्त? वहां पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। और 30 में हमने ये देख लिया कि शिक्षा संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार है, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्ग का अधिकार। अब ये बताओ, इन दोनों में कोई डाउट है क्या? इन दोनों में कोई भी डाउट है क्या? यस, विनय जी ने प्रश्न पूछा है, क्या संविधान के मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है? आंसर है हाँ, संविधान के मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। और नीचे आंसर भी दिया है, किसी ने अच्छा आंसर दिया है, हाँ क्या विनय जी ने ही आंसर दिया है कि जहां तक उसका उल्लंघन ना हो। वेरी गुड, यस बिल्कुल सही, महेंद्र जी ने भी आंसर दिया है, थैंक यू सो मच। विदेशी नागरिक और गैर विदेशी नागरिक, सिंपल सी बात है, विदेशी नागरिक गैर विदेशी नागरिक एक थोड़ा क्लियर करें आप लोग।
हाँ बिल्कुल, ये लेकिन याद रखना विनय जी, ये जो धार्मिक शिक्षा देने से मना किया गया है वो आर्टिकल 28 में किया गया, यहां नहीं किया गया है। वो जो आर्टिकल 28 है ना, उसमें ये कहा गया है कि अगर राज्यों का कोई स्कूल है, मतलब सिंपल सी बात इंग्लिश में करें, अगर सरकारी शैक्षणिक संस्थान है तो वहां पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। क्लियर, ये बात कही गई। तो ऑल क्लियर, थैंक यू सो मच। चलो अब यार याद रखना, अब प्लीज गाइज, अब 2 मिनट के लिए कोई कमेंट नहीं, बहुत ध्यान से समझना। अगला आर्टिकल थोड़ा सा क्रूशियल भी है और लोगों को बहुत समस्याएं भी होती हैं। अब हमें जो बात करनी है वो आर्टिकल 32 की बात करनी है। अब जो हमें बात करनी है संवैधानिक उपचारों की बात करनी है। बिल्कुल शांति से बैठ जाना, ठीक है, कॉपी वॉपी ले हो तो कॉपी लेके बैठ जाना। अब ध्यान से सुनना बस आप चीजों को, अब बिल्कुल ध्यान से सुनना है आपको और बहुत ध्यान से स्टडी करना है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, हेडिंग क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद क्या है? 32। जब कोई भी व्यक्ति, इवन जब मैं भी संविधान पढ़ना पहली बार स्टार्ट किया था तो ये मेरे लिए एक नाइटमेयर था, क्योंकि जो 5 रिट है ना वो मैक्सिमम लोगों को याद नहीं होती, मैक्सिमम लोगों को याद नहीं होती है, उसका याद भी हो जाती है तो उसके फंक्शन को समझना मुश्किल है। अब बहुत ध्यान से ये डेटों को समझना है और फिर हम आगे चलेंगे। देखो भैया, अनुच्छेद 32 में कहा गया है कि इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार, रेमेडीज फॉर एनफोर्समेंट ऑफ द राइट कन्फर्ड बाय दिस पार्ट। एज सिंपल लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 32 आपको संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है। तो सर इसका अर्थ क्या हुआ? तो दोस्त इसका मतलब यह होता है कि अगर आपको जो मौलिक अधिकार इस भाग में दिए गए हैं, जो फंडामेंटल राइट आपको इस पार्ट में दिए गए हैं, अगर उनका उल्लंघन किया जाता है, अगर उनका वायलेशन किया जाता है, तो कोर्ट कौन कौन से एक्शन ले सकता है, हमारी जो जुडिशरी है वो कौन कौन से एक्शन ले सकती है, इसकी बात कहां करी गई है? आर्टिकल 32 में कही गई है। तभी क्या कहा गया है? संवैधानिक उपचार। तो उपचार का अर्थ क्या होता है? उपचार तभी करेंगे ना आप जब कोई घायल होगा। क्लियर? अब घायल होने का मतलब वो घायल नहीं, घायल सनी देओल की पिक्चर है, ठीक, घायल। तो जब कुछ समस्या होगी तभी तो आप उसका उपचार करेंगे। तो सिंपल सी बात है, अगर भाग 3 के तहत जो मौलिक अधिकार हम सभी को प्रदान किए गए हैं, अगर उन मौलिक अधिकारों के साथ छेड़खानी की जाती है, उनका उल्लंघन किया जाता है, तो न्यायपालिका को, जुडिशरी को कुछ स्पेशल पावर दी गई है संविधान के द्वारा आर्टिकल 32 में, और इससे नाम क्या दे दिया? इसे नाम दे दिया संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, अब ये पावर किस रूप में है? तो सर ये जो आर्टिकल 32 है वो न्यायपालिका को, सुप्रीम कोर्ट को कुछ स्पेशल पावर देता है। और क्यों देता है? ताकि वो मौलिक अधिकारों की, फंडामेंटल राइट्स की क्या कर सके? रक्षा कर सके। क्लियर? और ये किस रूप में देता है सर? तो ये देता है रिट के फॉर्म में। किस फॉर्म में देता है? रिट के फॉर्म में देता है ये सारी की सारी शक्तियां। क्लियर? कितनी रिटें होती हैं सर? तो 5 रिट है दोस्त। कितनी रिटें हैं? 5 रिटें हैं। कितनी रिटें हैं? 5, जिनके बारे में हमें चर्चा करनी है। उससे पहले एक बात सुन लो, डॉक्टर अंबेडकर ने ये जो आर्टिकल 32 है इसे संविधान की आत्मा कहा है। क्या कहा है? संविधान की आत्मा कहा है। तो बाबा साहेब ने उसको संविधान की आत्मा कहा है, आर्टिकल 32 को। दूसरी बात, अभी कंफ्यूज मत होना, आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति देता है, जबकि आर्टिकल 226 हाई कोर्ट को यह सारी पावर प्रदान करता है और हाई कोर्ट को रिट जारी करने की अनुमति देता है। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की रिटों का वर्णन अलग अलग अनुच्छेद में किया गया है। आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट की रिटें हैं, जबकि आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट की रिटों की चर्चा की गई है। और बाबा साहेब ने इसको संविधान की आत्मा कहा है, डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। अब आगे बढ़ते हैं और बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, कमेंट अपन बाद में देखेंगे, सब लोग चर्चा करेंगे, अभी पूरा फोकस यहां पर करो आप लोग। 32 ये आर्टिकल की लैंग्वेज है, पहले उसको देख लेते हैं।
इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार। वही बात है जो हमने डिस्कस की। इंग्लिश में पढ़ देते हैं। द राइट, सॉरी ये लिखा नहीं गया है, ये लिखा है द राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट बाय एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग द एनफोर्समेंट ऑफ द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट इज गारंटीड। ठीक है, अब दूसरे पर आ जाओ, सीधा दूसरे पर आ जाओ। दूसरे में कहा गया है कि इस भाग द्वारा, तो 32 का 2, इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी को प्रवर्तित कराने के लिए उच्चतम न्यायालय को ऐसे निर्देश या आदेश या रिट जिनके अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार प्रच्छा और उत्प्रेषण रिट हैं, जो भी समुचित हो निकालने की शक्ति होगी। इंग्लिश में द सुप्रीम कोर्ट, क्लियर कर दिया उसने यहां पर, द सुप्रीम कोर्ट शैल हैव पावर टू इशू डायरेक्शंस और ऑर्डर और रिट्स इंक्लूडिंग रिट्स इन द नेचर ऑफ हेबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, को वारंटो एंड सर्टियोरिटी, whichever may be appropriate for the enforcement of any of the rights conferred by this part। ठीक है, अब समझना है इस चीज को, परेशान नहीं होना, ये लैंग्वेज है। इससे पहली बात हमको ये पता पड़ गई कि अनुच्छेद 32 में क्या दिया गया है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है, राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज दिया हुआ है। और अनुच्छेद 32 के 2 में, आर्टिकल 32 के 2 में क्या दिया हुआ है, तो 5 रिटें दी गई हैं। क्या दी गई हैं? 5 रिटों की चर्चा की गई है। तो यह सवाल भी आ सकता है कि 32 के किस भाग में रिटों की चर्चा की गई है, तो आंसर करना है 32(2) में। 32 के 2 में 5 रिटों की चर्चा की गई है। कौन कौन सी रिटें हैं सर, देख लेते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, इंग्लिश में हेबियस कॉर्पस, ठीक है। इसके अलावा फिर आप देखें परमादेश, इसके बाद आप देखें अधिकार प्रच्छा, फिर आप देखें उत्प्रेषण, और इसके बाद एक और आपका बचता है, दैट इज प्रतिषेध। इन 5 रिटों की चर्चा अब हमें करनी है, तो इन 5 रिटों के बारे में अब हम बात करेंगे। नहीं शुभम जी, रिट हाई कोर्ट के द्वारा भी जारी की जा सकती है, ठीक है। ज्योग्राफी का लेक्चर 1 बजे लगेगा सर। चलो अब ध्यान देते हैं अपन यहां पर, ये 5 रिटें निकल करके आती हैं। इस पूरी प्रक्रिया से ये 5 रिटें निकल के आती हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस, परमादेश, मैंडमस, प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, उत्प्रेषण, सर्टियोरिटी, अधिकार प्रच्छा, को वारंटो। परेशान नहीं होना, सारी चीजें याद हो जाएंगी आपको, तरीके से याद करेंगे अपन। अब पहले समझ लेते हैं एक एक रिट को, फिर उनको याद भी करना है अपन को। सबसे पहले बात करते हैं हेबियस कॉर्पस की। सबसे पहले चर्चा करते हैं कि सर हेबियस कॉर्पस का अर्थ क्या होता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट रिट है और सवाल भी ज्यादा यहीं से आते हैं। तो पहला है, इसमें देखिए लाइन लिखी हुई है, इंश्योरिंग नो वन इज हेल्ड विदाउट चार्ज। यही इसने बता दिया कि किस बारे में है। हेबियस कॉर्पस अर्थात बंदी प्रत्यक्षीकरण एक ऐसी रिट है जो ये सुनिश्चित करती है कि किसी भी व्यक्ति को बिना किसी अपराध के क्या ना किया जाए, निरुद्ध ना किया जाए, गिरफ्तार ना किया जाए, उसे हेल्ड ना किया जाए। अब इसको समझते हैं कि क्या बात करती है। दोस्त ये रिट आपसे कहती है कि उस अधिकारी के विरुद्ध दायर किया जाएगा जो व्यक्ति को बंदी बनाकर रखता है। इस रिट को जारी करके कैद करने वाले अधिकारी को यह निर्देश दिया जाता है कि वह गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय में पेश करे। इस रिट का उद्देश्य मूल अधिकारों में दिए गए दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण के अधिकार का अनुपालन करना है, और यह रिट अवैध बंदीकरण से प्रभावी कानून का हाथ प्रदान करता है। हेबियस कॉर्पस इज अ लैटिन टर्म which literally means you may have the body. The writ is issued to produce a person who has been detained whether in a prison or in private custody before a court to release if such detained is found illegal। समझना बहुत ध्यान से, वो सब छोड़ दो। रिट क्या है भैया? रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब 2-3 बातें समझना यहां से। इंग्लिश में हेबियस कॉर्पस, ये जो हेबियस कॉर्पस शब्द है ये लैटिन भाषा का शब्द है।
लैटिन भाषा का शब्द है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ होता है साशरीर पेश करना, साशरीर पेश करना। इंग्लिश में क्या है देखिए, यू मे हैव द बॉडी, ठीक है, साशरीर पेश करना, शरीर के साथ पेश करना। देखो, बंदी प्रत्यक्षीकरण जो आपका हेबियस कॉर्पस है वो पहली बात तो याद रखना दो लोगों के खिलाफ जारी किया जाता है। एक तो निजी व्यक्तियों के खिलाफ जारी किया जाता है और दूसरा सरकारी व्यक्तियों के खिलाफ जारी किया जाता है। तो ये दोनों के खिलाफ जारी किया जाता है। ये पहला फैक्ट निकल के आ गया कि ये प्राइवेट बॉडी के खिलाफ भी जारी किया जाता है और गवर्नमेंट बॉडी के खिलाफ भी जारी किया जाता है। दूसरा, कब जारी किया जाता है? तो ये तब जारी किया जाता है कि जैसे मान लीजिए कि किसी निजी व्यक्ति ने, गुंडे उंडे नहीं होता है जब तक, किसी भी निजी व्यक्ति ने या फिर किसी सरकारी कर्मचारी या सरकारी अधिकारी या पुलिस ने किसी भी व्यक्ति को कैद कर लिया या किसी भी व्यक्ति को निरुद्ध कर लिया, डिटेन कर लिया। तो अगर किसी भी व्यक्ति को आपने एक जगह पर बंदी बना लिया है और आप उसे न्यायालय के सामने पेश नहीं कर रहे हैं, आप उसे कोर्ट के सामने पेश नहीं कर रहे हैं। अब यहां पर याद रखना, किसी भी व्यक्ति को बंदी बनाया, यहां पर यह बात नहीं हो रही है कि वो दोषी है या नहीं है, वो न्यायालय बाद में डिसाइड करेगा। यहां पर बात सिर्फ इतनी है कि अगर आपने किसी भी व्यक्ति को बंदी बना लिया है, किसी भी व्यक्ति को आपने अरेस्ट करके रखा है, तो यह रिट जारी की जाएगी और कहा जाएगा ऐसे निजी और सरकारी व्यक्ति से कि आप उस पर्सन को कहां पर पेश करो, कोर्ट में पेश करो, आप उस व्यक्ति को न्यायालय में पेश करो। क्लियर ये बात। तीसरा, ये क्यों दिया जाता है? तो ये दिया जाता है दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के संरक्षण के लिए। सवाल यहीं से आता है, ये दिया जाता है दैहिक और प्राण की स्वतंत्रता, प्राण की स्वतंत्रता, दैहिक और प्राण की स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए। क्लियर, ये दिया जाता है टू प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ, टू प्रोटेक्ट द लिबर्टी ऑफ लाइफ एंड डिग्निटी। तो ये तीन बातें प्लीज याद रखना। पहली बात, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट किनके खिलाफ जारी किया जाता है? तो सरकार के खिलाफ भी जारी किया जाता है और निजी व्यक्तियों के खिलाफ भी जारी किया जाता है। दूसरा, कब जारी किया जाता है? तब जारी किया जाता है जब किसी व्यक्ति को आपने निरुद्ध कर लिया है, गिरफ्तार कर लिया है और कोर्ट में पेश नहीं किया है। तीसरा, किस अधिकार का संरक्षण करता है? तो ये जीने की स्वतंत्रता का संरक्षण करता है, ये राइट टू लाइफ का प्रोटेक्शन करता है आर्टिकल 21 के तहत। हेबियस कॉर्पस किस भाषा का शब्द है? तो आंसर करेंगे लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है यू मे हैव द बॉडी, शरीर प्राप्त करना। इसका अर्थ होता है शरीर प्राप्त करना। अब बताओ, इसमें कोई डाउट है क्या? इसमें कोई डाउट है? जल्दी बताओ। हम अभी डिस्कस करेंगे रुचि जी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में क्या अंतर है। दोनों में बस इतना अंतर है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो सिर्फ मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर रिट जारी करता है, जबकि हाई कोर्ट हर किसी मामले पर रिट जारी कर सकता है। यस, प्राइवेट व्यक्तियों में कंपनीज भी आ जाएंगी। थैंक यू सो मच। क्लियर है? चलो भैया आगे चलते हैं, बहुत सारी बात करनी है हमें। अगला पार्ट, बंदी प्रत्यक्षीकरण क्लियर है। अब हमें आगे चलना है और बात करनी है दूसरी रिट की, जो है परमादेश, मैंडमस। अगली रिट कौन सी है? दूसरी रिट है परमादेश, दूसरी रिट है मैंडमस। यह रिट न्यायालय द्वारा उस समय जारी किया जाता है जब कोई लोक अधिकारी अपने कर्तव्यों के निर्वहन करने से इनकार करे और इसके लिए कोई अन्य विधिक उपचार प्राप्त ना हो। इस रिट के द्वारा किसी लोक पद के अधिकारी के अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय अथवा निगम के अधिकारी को भी यह आदेश दिया जा सकता है कि वह उसे सौंपे हुए कर्तव्य का पालन करे। Mandamus is a Latin word which means we command, हम आदेश देते हैं। Mandamus is an order from the Supreme Court or High Court to a lower court or tribunal or public authority to perform a public ड्यूटी। बहुत आसान रिट है, ध्यान से समझना दोस्त। यहां पर यह रिट है परमादेश। परमादेश क्या हो जाएगा? इससे हो जाएगा मैंडमस।
मैंडेमस। क्या बोलेंगे आप इसे? मैंडेमस बोलेंगे। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? तो शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं। याद आया वो बाहुबली, अमरेंद्र बाहुबली, वो उसकी क्या मम्मी का नाम क्या था यार, ठीक है, सौदामिनी देवी शब्द, ओके। तो हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं, वी कमांड, ओके, वी कमांड। अब समझना, पहली बात तो दोस्त, बहुत सारे लोग यहाँ पे गलती करके आते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये जो परमादेश नाम की रिट है, ये जो मैंडेमस नाम की रिट है, अच्छा रिट क्या होता है? तो रिट एक ऑर्डर होता है, रिट बेसिकली एक प्रकार का आदेश होता है, ओके। तो ये जो परमादेश नाम की रिट है वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ लोक अधिकारी के लिए जारी की जाती है। लेकिन याद रखना, वो लोक अधिकारी मतलब कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर या तो कोई भी आपका न्यायालय हो, दोनों के खिलाफ जारी की जाती है। कब जारी की जाती है? तो 2 मिनट सुना ध्यान से। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ये रिट जारी करते हैं। और कब करते हैं? जब किसी लोक अधिकारी के द्वारा अपने कार्यों का निष्पादन सही तरीके से नहीं किया जा सकता। जैसे कि मान लीजिए कि एक आईएएस ऑफिसर है, अब 2-3 बातें सुनना। मान लीजिए कि एक आईएएस ऑफिसर है, या फिर आपका एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जज है, या फिर एक सरकारी वकील है, ठीक है। तो कोई भी ऐसा कोई भी सरकारी कर्मचारी जो अपने कार्यों का सही तरीके से निष्पादन नहीं करता, अपनी ड्यूटीज को अच्छी तरीके से नहीं निभाता, उसके लिए कौन सी रिट जारी की जाती है? तो उसके लिए जारी की जाती है परमादेश, उसके लिए जारी की जाती है मैंडेमस। क्लियर? तो उसके लिए क्या जारी किया जाता है? मैंडेमस किया जाता है। तो याद रखना, एक सवाल में ट्रिक करता है वो आपको, क्या मैंडेमस, क्या परमादेश न्यायपालिका के विरुद्ध भी जारी किया जा सकता है? बिल्कुल। न्यायिक जो सदस्य होते हैं, जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से नीचे के सदस्य होते हैं, अगर उनके द्वारा अपने कार्यों का निष्पादन सही तरीके से नहीं किया जा रहा है, अपनी ड्यूटी को सही तरीके से फॉलो नहीं किया जा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट मैंडेमस या परमादेश नाम की रिट को जारी कर सकता है। क्लियर? अब आगे चलते हैं। नहीं, ये अच्छा वर्ड है। देखिए 24 आवर वाला प्रावधान यहां नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया था। ये 24 घंटे वाला प्रावधान यहां पर नहीं है। ये 24 घंटे वाला प्रावधान आर्टिकल 22 में वहां पढ़ा था हम लोगों ने, इससे कंफ्यूज नहीं होंगे आप लोग, ओके। तो ध्यान रखें इस चीज का कि आर्टिकल 24 में हमने वो अधिकार पढ़ा हुआ था, सॉरी 22 में हमने वो अधिकार पढ़ा हुआ था। 1 मिनट, ओके। तो याद रखना, मैंने वहां भी आपको बताया था जब हमने आर्टिकल 22 पढ़ा था कि यार वो 24 आवर वाला राइट यहां पर दिया गया है, बंदी प्रत्यक्षीकरण में वो नहीं दिया गया है। और कोई डाउट आपका? नहीं, मैं एमपीजी के नहीं पढ़ा था प्राची जी, मुझे मध्य प्रदेश नहीं आता अनफॉर्चुनेटली। फर्स्ट क्लास के नोट्स आपको मिल जाएंगे, आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। यस राजीव जी, सॉरी राजीव जी, आई एम सॉरी, आप कंफ्यूजन हो गया था। ठीक। राजीव जी ने बिल्कुल सही बताया, 24 घंटे के भीतर पेश करना होता है। पर आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्वेश्चन किसने पूछा था ये? हाँ मीनाक्षी जी, बट कंफ्यूज मत होइएगा आप, राजीव जी ने बिल्कुल सही बताया है कि 24 आवर्स के अंदर, लेकिन वो इस हेबियस कॉर्पस के तहत नहीं करना पड़ता है, वो आपको करना पड़ता है आर्टिकल 22 के तहत। अनुच्छेद 22 में दिया गया है कि 24 घंटे के भीतर व्यक्ति को पेश करना होता है। चलो भैया, परमादेश भी हो गया। अगली बात करते हैं अधिकार परीक्षा की, को वारंटो अधिकार की परीक्षा की बात करते हैं। इस रिट को उस व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जाता है जो किसी ऐसे लोक पद को धारण करता है जिसे धारण करने का अधिकार उसे प्राप्त नहीं है। बहुत सिंपल है। को वारंटो literally means by what warrants, what is your authority. It is issued with a view to restrain a person from holding public office which he is not entitled. सिंपल सी बात है, अगर किसी व्यक्ति को मान लीजिए एसआई का पद दिया गया है और वो आईपीएस के काम करने लगा, आईपीएस की ड्यूटी करने लगा, तो फिर ये क्या है? ये गलत है।
ये क्या है, गलत है। तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ आप क्या जारी करेंगे, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ आप अधिकार परीक्षा जारी करेंगे, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ आप को वारंटो जारी करेंगे। बहुत आसान रिट है दोस्त, सिर्फ इतना याद रखना कि अगर कोई व्यक्ति, कोई लोक सेवक ऐसे पद को धारण कर लेता है जिसका अधिकार उसे नहीं है, तो उसके खिलाफ कौन सा रिट जारी किया जाता है, अधिकार परीक्षा जारी किया जाता है, को वारंटो जारी किया जाता है। अब आगे बढ़ने से पहले एक बार रिवीजन करते हैं। सबसे पहले हमने हेबियस कॉर्पस की बात की और हमने देखा कि इसमें क्या है, व्यक्ति को पेश करना, व्यक्ति को कोर्ट में पेश करना। मतलब यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो उसे आपको न्यायालय में पेश करना पड़ेगा, ये हेबियस कॉर्पस बात करता है। हेबियस कॉर्पस के अलावा फिर हमने क्या पढ़ा, तो इसके बाद हमने पढ़ा परमादेश। क्या पढ़ा हमने, परमादेश की बात की, हमने मैंडेमस की बात की। परमादेश में हमने क्या पढ़ा दोस्त, मैंडेमस में हमने ये पढ़ा कि परमादेश के द्वारा आप किसी अधिकारी, किसी लोक अधिकारी, जिसमें न्यायालय के लोग भी आते हैं, किसी लोक अधिकारी, आप किसी पब्लिक सर्वेंट को अगर वो अपना काम अच्छे से नहीं कर रहा है तो ये रिट जारी हो सकती है। अगर कोई पब्लिक सर्वेंट, कोई लोक अधिकारी अपना कार्य अच्छे से नहीं कर रहा है तो आप उसके खिलाफ ये रिट जारी कर सकते हैं। और फिर तीसरा हमने क्या पढ़ा दोस्त, तीसरा हमने पढ़ा अधिकार परीक्षा। तीसरा हमने क्या पढ़ा, अधिकार परीक्षा पढ़ा, हमने को वारंटो पढ़ा। और को वारंटो में हमने देखा कि ये उस व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जाता है जो जिसने किसी ऐसे ऑफिस को होल्ड करके रखा हुआ है, ऐसे पद को धारण कर लिया है जो उसे धारण नहीं करना चाहिए था। एग्जाम्पल के लिए एसआई है, उसने आईपीएस का पद धारण कर लिया है जबकि उसकी वो कैपेबिलिटी नहीं है, उसकी वो योग्यता नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं, उसकी वो योग्यता नहीं है, उसकी वो क्वालिफिकेशन नहीं है, तो उसके लिए फिर कौन सी रिट जारी होगी, को वारंटो रिट जारी की जाएगी। ओके नेहा जी, मैं आपको बता दे रहा हूं कि इकोनॉमी में कौन से टॉपिक करने हैं। श्योर आई विल टेल यू। ओके प्रतिषेध, नेहा जी मैं कल आपको लिस्ट बना दूंगा आपका, ठीक है, लिस्ट बता दूंगा मैं आपको कल। हाँ पुणेकर इज वेरी गुड, पुणेकर इज वेरी गुड। हाँ वही तो गलत है, वही तो गलत है शानू जी। क्या होता है, यही इसीलिए तो फिर रिट जारी कर रहे हैं। एसआई आईपीएस का काम कैसे कर सकता है, यही बात बताने के लिए तो कौन सी रिट जारी की जाती है, अधिकार परीक्षा, कि आपका वो अधिकार नहीं है तो आप वो काम मत कीजिए। क्लियर। तो गलत तरीके से अगर आपने ऑफिस को होल्ड कर लिया है तो उसको रोकने के लिए अधिकार परीक्षा को जारी किया जाएगा। अगली बात करते हैं प्रतिषेध रिट की, बात करते हैं प्रोहिबिशन की बात करते हैं। ओके, यह रिट उच्चतर न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध जारी की जाती है। तो पहली बात तो याद रखना कि ये जो रिट अब हम पढ़ रहे हैं प्रतिषेध, ये किसके खिलाफ जारी की जाती है, ये सिर्फ और सिर्फ न्यायालयों, ये सिर्फ और सिर्फ अधीनस्थ न्यायालयों के खिलाफ जारी की जाती है, ये सिर्फ और सिर्फ लोअर जुडिशरी के अगेंस्ट जारी की जाती है। तो पहली बात यहां से क्लियर कर लेंगे कि जो प्रतिषेध रिट की अब हम बात करने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ न्यायालय के अगेंस्ट ही जारी की जाती है, वो सिर्फ और सिर्फ जुडिशरी के अगेंस्ट ही जारी की जाती है। अधीनस्थ न्यायालयों को अपनी आधिकारिकता से बाहर कार्य करने से रोका जाता है। इस रिट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को किसी मामले में तुरंत कार्यवाही करने तथा की गई कार्यवाही की सूचना उपलब्ध कराने का आदेश दिया जाता है। द रिट प्रोहिबिशन मीन्स टू फॉरबिड और स्टॉप एज इट इज पॉपुलरली नॉन एज स्टे ऑर्डर। दिस रिट इज, इसको क्या बोलते हैं, इसको स्टे ऑर्डर बोलते हैं। दिस रिट इज इशूड व्हेन अ लोअर कोर्ट और अ बॉडी ट्राइज टू ट्रांगेस द लिमिट्स ऑफ द पावर वेस्टेड इन इट। बहुत सिंपल बात है, बहुत आसान भाषा में सुनो। देखो यार, प्रतिषेध सिंपल सी बात करता है, प्रतिषेध बहुत सिंपल सी बात करता है कि अगर कोई लोअर कोर्ट, अगर किसी न्यायालय के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के नीचे वाले कोर्ट ले सकते हैं, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के नीचे दूसरा कोर्ट है, अगर किसी न्यायालय के द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर किसी मामले में फैसला सुनाया जाता है, किसी मामले में केस की सुनवाई की जा रही हो, तो
प्रतिषेध, प्रतिषेध मतलब रोकना, प्रतिषेध मतलब रोकना। तो हायर कोर्ट इस लोअर कोर्ट को रोक देगा और कहेगा कि भैया ये जो केस है ना जिसकी आप सुनवाई कर रहे हो, इस केस की सुनवाई करने का अधिकार आपके पास नहीं है, इस केस की सुनवाई करने की अथॉरिटी आपके पास नहीं है। तो प्रतिषेध का बड़ा सिंपल सा मतलब होता है रोकना। तो न्यायपालिका क्या करती है, जो छोटे अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, अगर अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा, अगर लोअर कोर्ट के द्वारा कोई भी ऐसा डिसीजन लिया जाता है जो कि उनकी लिमिट से बाहर है, उनको उतना पावर नहीं है वो निर्णय सुनाने का, लेकिन वो इस केस की सुनवाई करने लगते हैं, तो फिर न्यायपालिका प्रतिषेध नाम की रिट जारी करती है। और आखिरी में आती है उत्प्रेषण रेख, रिट ऑफ सर्टियरी। यह रिट भी अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध जारी किया जाता है। उत्प्रेषण लेख का मतलब होता है उच्चतर न्यायालय द्वारा अधीनस्थ मामले चल रहे किसी मुकदमे के प्रालेख की समीक्षा मात्र से है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध हो, कोई बात नहीं। यहां पर देखो आप, लिटरली सर्टियरी मीन्स टू बी सर्टिफाइड। द रिट ऑफ द सर्टियरी can be issued by the Supreme Court or any High Court for quashing the order already passed by an inferior court, tribunal और quasi judicial body। अभी देखो, अब इसको कंपेयर करके पढ़ना दोस्त। अभी हमने पढ़ा प्रतिषेध, अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा प्रतिषेध। और प्रतिषेध में जो हमने पढ़ा अभी प्रोहिबिशन, उसमें हमने ये पढ़ा कि प्रतिषेध कब जारी की जाती है, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा। ये किसके खिलाफ जारी की जाती है, लोअर कोर्ट के खिलाफ जारी की जाती है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32, हाई कोर्ट आर्टिकल 226, लोअर कोर्ट के खिलाफ जारी की जाती है। अब इसमें एक कंडीशन समझें, इसकी एक शर्त समझें। इसकी शर्त ये होती है, ये तब जारी की जाती है जब केस चल रहा होता है, जब केस चल रहा होता है, ठीक है, जब केस चल रहा होता है। जैसे यहां पे लिखा हुआ है, while the writ petition is available during the pendency of the case, the writ of the certiorari can be restored only after the decision। तो ये जो प्रतिषेध है ये भी न्यायपालिका के द्वारा जारी की जानी है, लेकिन कब जारी की जाएगी, जब लोअर कोर्ट में, जब अधीनस्थ कोर्ट में केस चल रहा हो। लेकिन ये जो उत्प्रेषण है, ये जो उत्प्रेषण है, ये जो सर्टियरी है, ये भी कौन जारी करेगा, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32, हाई कोर्ट आर्टिकल 226। किसके खिलाफ जारी करेगा, तो लोअर कोर्ट के खिलाफ जारी करेगा, अधीनस्थ न्यायालय के खिलाफ जारी करेगा। लेकिन इसकी शर्त ये है, इसकी कंडीशन ये है कि ये तब जारी की जाएगी जब लोअर कोर्ट ने किसी मामले पर फैसला वर्डिक्ट, किसी मामले पर फैसला सुना दिया है जो उसे नहीं सुनाना चाहिए था, या फिर जो फैसला सुनाने की अथॉरिटी उसके पास नहीं थी। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। जो प्रतिषेध है, प्रोहिबिशन है, पहले दो बातें समझो, प्रतिषेध और उत्प्रेषण। प्रोहिबिशन और सर्टियरी दोनों अपर कोर्ट्स के द्वारा। अब अपर कोर्ट से यहां पर मतलब है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32, हाई कोर्ट आर्टिकल 226। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा लोअर कोर्ट के लिए जारी की जाती है, अधीनस्थ न्यायालय के लिए जारी की जाती है। पर दोनों की कंडीशन याद रखना, जो प्रतिषेध है, जो प्रोहिबिशन है, वो कब जारी की जाएगी, जब कोई केस चल रहा है, मतलब लोअर कोर्ट में कोई केस चल रहा है, कोई मामला चल रहा है, तब क्या जारी की जाएगी, तब प्रतिषेध जारी की जाएगी। लेकिन लोअर कोर्ट ने किसी मामले पर फैसला सुना दिया, तब आप प्रतिषेध जारी नहीं करेंगे, तब आप उत्प्रेषण जारी करेंगे, तब आप सर्टियरी जारी करेंगे। आई होप इट्स क्लियर। अब एक बार हम क्या करते हैं, पूरी चीजों को रिवाइज करके एकदम से याद कर लेना है, यहीं पर याद हो जानी है आपको। ओके, अच्छा सॉरी, देखो दोस्त, हमने क्या क्या देख लिया, तो हमने अब तक 5 रिटें देख ली। अब इनको डिवाइड करते हैं। एक तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस को अलग कर दो। एक न्यायपालिका वाली रिटें अलग करो। न्यायपालिका जुडिशरी, याद रखने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको। हेबियस कॉर्पस को अलग कर दो, बंदी प्रत्यक्षीकरण को अलग कर दो, एक हो गई।
न्यायपालिका से संबंधित दो रिटें, कितनी रिटें होंगी? दो। दो बिल्कुल जो सिर्फ न्यायपालिका से रिलेटेड है। कौन कौन सी? प्रतिषेध, प्रतिषेध और दूसरा कौन सा? उत्प्रेषण। अब इनको याद रखना हो जाएगा आसान। अब आप ये तीन तो कभी नहीं भूलोगे, आप इस तरीके से याद कर लो। हेबियस कॉर्पस को अलग कर दो, आर्टिकल याद रखना, आर्टिकल 21 के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए हेबियस कॉर्पस जारी की जाती है। न्यायपालिका, जुडिशरी के लिए दो निकाल दो, एक प्रोहिबिशन निकाल दो और एक सर्टियोरिटी निकाल दो। प्रोहिबिशन समझ गए, सर्टियोरिटी आप समझ गए, अभी डिस्कस किया। अब बच रही है दो, बस दो, बस अलग से याद रख लो। दो अधिकारियों के लिए है। किसके लिए है? अधिकारियों के लिए। और याद रखना यहां पर अधिकारियों से मेरा मतलब न्यायपालिका के अधिकारियों से भी है, जुडिशियल अधिकारियों से भी है। कौन कौन सी है? तो उसमें एक है परमादेश, एक कौन सी है? परमादेश है, और दूसरी कौन सी है? अधिकार प्रक्षा। दूसरी कौन सी है? अधिकार प्रक्षा। परमादेश मतलब कि हम आदेश देते हैं। परमादेश में क्या होता है कि हम आदेश देते हैं, और अधिकार प्रक्षा में क्या होता है कि एक व्यक्ति अगर उसने वह उस पद पर बैठा हुआ है जिसकी क्वालिफिकेशन नहीं है तो उसे हटाने की बात करता है अधिकार प्रक्षा। एक बार देख लीजिए यहां पर कि ऐसा कोई पद धारण करता है जो प्राप्त करने की उसे अनुमति नहीं है तो हटा सकते हैं, जबकि परमादेश में किया गया है कि अगर आपको वो राइट प्राप्त नहीं है तो आप अपने कार्यों का पालन सही तरीके से करें। यह बात कही गई है परमादेश में। तो इस तरह से हमें रिटों का डिवीजन करना है। फिर से एक बार मेरे साथ रिवाइज करना, चीजें याद हो जाएंगी। देखो दोस्त, हेबियस कॉर्पस को अलग कर दो, हेबियस कॉर्पस को अलग कर दो तो एक रिट आपकी अलग हो गई। अब बची चार, तो चार में से दो तो आपको तुरंत याद होंगी। पीछे मत देखना, यहां देखो सब लोग। चार में से दो आपको अभी याद करनी है। कैसे? दो रिटें निकाल दो न्यायपालिका के लिए और दो रिट आप निकाल दो अधिकारियों के लिए। दो रिट आपने न्यायपालिका के लिए निकाल दी और दो रिटें आपने अधिकारियों के लिए निकाल दी। न्यायपालिका के लिए आपने कौन कौन सी रिट निकाली है? तो न्यायपालिका के लिए एक प्रतिषेध और दूसरा कौन सा निकालना है आपने? तो दूसरा आपको निकालना है उत्प्रेषण। एक प्रतिषेध और एक उत्प्रेषण। प्रतिषेध मतलब हो गया प्रोहिबिशन, उत्प्रेषण मतलब हो गया सर्टियरिटी। प्रतिषेध जब कोई मामला चल रहा है तब जारी की जाएगी, और उत्प्रेषण जब मामले में फैसला सुना दिया है तब जारी की जाएगी। क्लियर? तीन रिटें क्लियर, हेबियस कॉर्पस और दो आपकी ये क्लियर। अब यहां आ जाओ। अब दो बची, दो अधिकारियों के खिलाफ है, दो ऑफिसर के अगेंस्ट है। अब अधिकारियों के खिलाफ दो है, एक परमादेश है और एक अधिकार प्रक्षा है। अब परमादेश को अगर आप डिकोड करो तो हम आदेश देते हैं, वी ऑर्डर। क्लियर? तो हम आदेश देते हैं, तो परमादेश में किसी अधिकारी को यह आदेश दिया जाता है कि भैया आप अपना काम अच्छे से करो, आप अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे हो। और अधिकार प्रक्षा, अब अधिकार प्रक्षा देखो शब्द ही आ रहा है, तो यहां पर अधिकारियों को यह कहा जाता है कि भैया जो पद आपने धारण कर लिया है उस पद को धारण करने की योग्यता आपके पास नहीं है, उस पद को धारण करने का क्वालिफिकेशन आपके पास नहीं है। इस तरह से पांच रिटें याद करना, याद हो जाएंगी, नहीं भूलोगे। और याद रखना जो हेबियस कॉर्पस है, बंदी प्रत्यक्षीकरण है, वो कब जारी की जाती है? तो वो तब जारी किया जाता है जब आपके जीवन के अधिकार का उल्लंघन हो रहा हो, जब किसी व्यक्ति को निरुद्ध कर लिया हो और उसे कोर्ट के सामने पेश ना किया गया हो। क्लियर? आई होप इट्स क्लियर। अब बताओ कोई डाउट है क्या? अब आपके डाउट लेते हैं। अब बताओ कोई डाउट है क्या? हाँ ये भी है, बिल्कुल सही। प्रतिषेध में ये भी कर सकते हैं। यस यस यस, ये पॉइंट भी मैंने मिस कर दिया। प्रतिषेध में कोर्ट अपने पास भी ले सकते हैं, बिल्कुल कोर्ट केस को अपने पास मंगा सकते हैं। ठीक है ठीक है, ये बताना भूल गया था भैया, ये प्लीज याद रखना। थैंक यू लोकेंद्र जी, थैंक यू सो मच कि सिर्फ रोकते नहीं है और अपने पास केस भी मंगा लेते हैं प्रतिषेध के द्वारा। इट्स टोटली क्लियर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नेहा जी, करंट अफेयर्स के लिए आप स्पीडी पढ़ लीजिए, दैट विल बी सफिशिएंट। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अब मैं क्या करूंगा कि करंट अफेयर्स के रेगुलर वीडियो बनाने की जगह मैं 2 या 3 वीडियो बनाने वाला हूं आप लोगों के लिए। 2-3 घंटे के वीडियो होंगे और सारा करंट अफेयर्स खत्म हो जाएगा उसमें। पर व्हाट आई वुड सजेस्ट कि आप स्पीडी से पढ़ लीजिए, सबसे अच्छा है वो। हाँ मैं आपको बता दूंगा, ये मैंने कह दिया आपसे। थैंक यू। हाँ टेलीग्राम पर पीडीएफ मिलते हैं, कल रात में ही मैंने सारे पीडीएफ अपलोड किए हैं, आज भी मैं सारे पीडीएफ वहां अपलोड करूंगा। अधिकारियों को रिट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जारी करेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।
ओके गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक्स लॉट। तो दोस्त कल वापस से मिलना है, और याद रखना अब जो संविधान में समझाने वाले टॉपिक थे वो मैंने क्लियर कर दिए हैं। अब समझाने वाले सिर्फ 2 टॉपिक बचे हैं, एक संविधान संशोधन और आपके महत्वपूर्ण अनुच्छेद। कल से हमें क्वेश्चंस लगाना है जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, तो कल के लिए आप टास्क लिख लो। कल के लिए मैं अभी से बता रहा हूं, घर से आप ये पढ़ के आओगे। जो समझाने वाले टॉपिक थे मैंने आपको समझा दिए। कल आप घर से क्या पढ़ करके आओगे, तो कल एक तो आपको फंडामेंट, कल आपका टेस्ट है बेसिकली। अगर आप लोग रेगुलर यहां पढ़ रहे हो तो कल आप जरूर आओगे, कल आपका टेस्ट है, ठीक है। किस किस चीज में? फंडामेंटल राइट में टेस्ट है, डीपीएसपी में टेस्ट है, और आपका टेस्ट है मूल कर्तव्य में, फंडामेंटल ड्यूटीज में। तो मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और फंडामेंटल ड्यूटीज। कल की क्लास हो सकता है एक की जगह 1.5 घंटे चल जाए, लेकिन कल हम सबको क्या करना है, कल आपका टेस्ट है, यहां पर आप आएंगे और आप सब लोग जब यहां पर क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो बाजू में अपने मार्क्स लिखते जाना, और एट द एंड आप मुझे बताओगे कि सर हमारे इतने मार्क्स आए, ठीक है। ऑनलाइन होने का मतलब है कि थोड़ा फील तो करो कि क्लास में हो, ओके। तो कल आपका टेस्ट है, याद रखना सुबह 9 बजे आपका टेस्ट होगा, मॉर्निंग 9 AM आपका टेस्ट होगा। सब लोग आ जाना ध्यान से। इतने टॉपिक मैंने आपको बता दिए हैं, ये टॉपिक हमें कल करना है। पढ़ लेना प्लीज, आप ये टॉपिक पढ़ लेना। कल से मैं आपको हर दिन टॉपिक दिया करूंगा। संडे बस का हमारा गैप होता है तो यार ठीक है, एक दिन तो मिलना चाहिए। कल मैं आपको टॉपिक दिया करूंगा, आप घर से प्रिपेयर करके आओगे और फिर हम उनको स्टडी करेंगे। क्लियर? चलिए, तो मिले कल आपसे वापस से। दूसरी बात, प्लीज शाम को 6 बजे आपको पता ही होगा कि शाम को 6 बजे हम अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर एक फ्री क्लास चला रहे हैं जिसमें आपका टेस्ट डिस्कशन है। तो प्लीज यार ऐप को डाउनलोड कर लो और वहां पर आ जाया करो। टेस्ट लगा रहे हैं, अच्छे प्रश्न लगा रहे हैं। जो लोग होंगे तो शायद अगर वो बता पाए कि सर प्रश्न कैसे हैं, तो थोड़ा आप लोग बता दिया करो यार कि क्वेश्चंस वगैरह कैसे हो रहे हैं। तो आई विश आप लोगों को मजा आ रहा होगा। अच्छे प्रश्न है, वहां पर आप देख सकते हैं। PDF भी मैंने कल अपलोड किया है टेलीग्राम पर, जो क्वेश्चंस मैंने वहां पर लगवाए हैं। और अगर आप पेड सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो प्लीज रिमेंबर, कोड याद रखना SG Live, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास। और कल तैयारी करके आना, टेस्ट है आपका, कल आप लोगों से मुलाकात होगी। हाँ, एक छोटी सी बात और, एक्ट की जो क्लास है वो 11:45 पे है, ठीक है, 10:30 पर नहीं है, वो याद रखना 11:45 पर है। लाइव क्लास है, लाइव पढ़ेंगे अपन आज एक्ट, ठीक है। 2-3 क्लास और बची है एक्ट की, तो वो भी अपन को खत्म करना है। थैंक यू सो मच। तो आपसे मुलाकात होगी, टेक केयर।